नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। केवल और केवल बिहार के उच्च शिक्षा के लिए डेडिकेटेड एकमात्र चैनल हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को आपका बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए, आज बहुत लंबे समय बाद आपके समक्ष आ रहा हूँ क्योंकि कुछ निजी तौर पे व्यस्तताएँ थीं। ख़ैर चलिए हम चलते हैं आज की सूचना में क्या है प्रमुख ख़ास बातें। तो बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको बतानी हैं, कुछ सजग भी करना है, कुछ सूचनाएँ भी देनी हैं और आपको कुछ बहुत बड़ी-बड़ी बातें बतानी हैं जिससे आप अभी अनभिज्ञ हैं। ठीक है? पहले एक-एक करके हम चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑनगोइंग प्रोसेस बिहार असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की क्या स्थिति है और देखिए हर मुद्दे पे बात करेंगे जो कि नई नियुक्ति की बात चल रही है कि विश्वविद्यालय दूसरे चरण की भर्ती जो है शीघ्र करेगा, विभाग से माँगी गई हैं रिक्तियाँ, इसकी क्या है सच्चाई? और अगर नई नियुक्ति आती है तो उसमें क्या ऐसा किया जाए कि ये जो अभी अनियमितता नज़र आ रही है, जो अभी घोर अनियमितता, थोड़ी बहुत नहीं घोर अनियमितता नज़र आ रही है, उससे कैसे निजात पाया जाए? उसके लिए क्या अभ्यर्थियों को करना होगा ताकि चीज़ें पारदर्शी तरीके से चलें? देखिए हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल कदम-कदम पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पारदर्शी लाया है, जैसे कि पहले तो एपीआई स्कोर भी आपका नहीं बताया जाता था। अब तो एटलीस्ट जो इंटरव्यू देकर के आ रहे हैं, उनका एपीआई स्कोर बताए जा रहे हैं। रिसर्च पेपर में भी बहुत ज़्यादा नंबर काटे जाते थे, लेकिन अब एक एसओपी तैयार किया गया जिसमें 3 पॉइंट है जिसके आधार पर नंबर काटे जा रहे हैं। मैं उसकी भी आपको बात करूँगा और साथ ही साथ अन्य क्या चीज़ें हैं? अन्य है एक्सपीरियंस को लेकर के क्या-क्या कमियाँ हैं जिसको दूर किया जाना चाहिए नेक्स्ट नियुक्ति में और अभी ऑनगोइंग प्रोसेस क्या चल रहा है, ठीक है? तो सभी चीज़ों पे बात करेंगे। पहले थोड़ा-सा देख लेते हैं ब्रीफ में कि ऑनगोइंग क्या चल रहा है। तो देखिए आज ही की बात है 13/11/2024 को ये बायोकेमिस्ट्री के इंटरव्यू के लिए लिस्ट जारी की गई है, ठीक है? इसमें देखिए रोचक बात ये है कि 4 ही 5 सीटें थीं लेकिन इसमें 33 सुयोग्य अभ्यर्थियों को इंटरव्यू कॉल आया है। तो आपके मन में कौतूहल होगा कि 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू कॉल आने वाली बात कही गई थी। फिर ऐसा क्यों है कि यहाँ पर 33 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है? तो जैसा कि आप अवगत होंगे माननीय न्यायालय के आदेशानुसार ये कोर्ट में एक केस किया गया था। मामला ये था कि जो इंटरव्यू देने वाले अभ्यर्थी हैं, जो कट ऑफ निर्धारित किया जाता है इंटरव्यू देने के लिए, उस कट ऑफ स्कोर पर चय नंबर होने के बावजूद भी कई अभ्यर्थियों को इंटरव्यू कॉल बुला लिया जाता था और कई को नहीं बुलाया जाता था। तो साइकोलॉजी विषय के में अभ्यर्थियों द्वारा केस किया गया कि साहब कुछ अभ्यर्थियों को इंटरव्यू कॉल में बुलाया गया, कुछ को नहीं बुलाया गया, जबकि मेरा भी स्कोर इतना ही था। माननीय न्यायालय भी इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया, तो एक तरह से ये अनजस्टिस था। क्यों अनजस्टिस था? क्योंकि अभी इंटरव्यू तो पहला प्रोसेस है। एपीआई स्कोर के बाद इंटरव्यू पहला ही तो प्रोसेस है चयन की प्रक्रिया में और इस वैकेंसी में, इस विज्ञापन में ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि पहले प्रोसेस में ही समान अंक होने के आधार पर ऐज के आधार पर या फिर एपीआई स्कोर के आधार पर, वरीयता क्रम के आधार पर समान अंक होने के बावजूद भी एक को इंटरव्यू कॉल बुलाया जाएगा और एक को नहीं बुलाया जाएगा, ऐसा कहीं नहीं था। तो फिर आयोग कहता है माननीय न्यायालय की तरफ से आदेश जारी होता है कि नहीं, आप इंटरव्यू के लिए जो कट ऑफ निर्धारित करते हैं, उस कट ऑफ पे जितने भी कैंडिडेट होंगे, आपको सबको बुलाना होगा। अब आपके मन में होगा ये कट ऑफ कैसे निर्धारित किया जाता है? तो कट ऑफ अभी भी 3 टाइम्स के ही अकॉर्डिंग निर्धारित किया जाता है। यानी कि अगर बायोकेमिस्ट्री में जैसा कि 2 सीटें थी अनारक्षित वर्ग में, अब 2 सीटों के लिए 6 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू कॉल इनको बुलाना था। अब 6 अभ्यर्थी के टॉप के 6 अभ्यर्थी को बुलाने के लिए इन्होंने देखा होगा कि टॉप के 6 अभ्यर्थियों को बुलाने के लिए हमें कितना कट ऑफ बनाना पड़ेगा। उन्होंने देखा कि 83 बनाना पड़ेगा, उन्होंने 83 कट ऑफ रख लिया। लेकिन 83 पर मात्र 6 ही अभ्यर्थी नहीं थे, और भी बहुत सारे अभ्यर्थी थे। इसलिए अब जितने भी अभ्यर्थी थे सबको इंटरव्यू कॉल बुलाना पड़ा। इसीलिए आपको यहाँ पे संख्या केवल 3 गुना न होकर के बहुत ज़्यादा संख्या नज़र आ रही है, ठीक है? यानी लगभग 5 सीटें थी जबकि यहाँ पर कितने लोगों को बुलाया गया है? 33 यानी लगभग 7 गुना अगर कहा जाए तो कम नहीं होगा, लगभग 7 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू कॉल आया है। क्यों? क्योंकि कट ऑफ स्कोर पे जितने थे सबको बुला लिया गया। ओके, तो ये है स्थिति। तो चलिए इसमें कुछ बहुत बड़ी बातें बताने योग्य नहीं थी। आप देख पा रहे हैं इसके इंटरव्यू की प्रक्रिया 22 तारीख से शुरू हो रही है और ऑनगोइंग प्रोसेस बहुत तेज़ी से अब चल रहा है। इसी तरह हिस्ट्री में भी आपको दिसंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में इंटरव्यू हो जाएगा और इसी प्रकार से सोशियोलॉजी में भी इंटरव्यू हो जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी के मन में ये दुविधा है कि तैयारी कैसे करें, क्या करें कि मेरा चयन हो? तो हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल की तरफ से लगातार मॉक इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं। आप चाहें तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको
कमेंट में रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया हुआ है, ठीक है? तो उस रजिस्ट्रेशन लिंक के माध्यम से आप चाहें तो मॉक इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। देखिए, हायर एजुकेशन अवार्ड चैनल एक बहुत बड़ी मुहिम लेकर के चल रहा है ताकि अधिक से अधिक लोगों का चयन हो। आपको जान कर के ताज्जुब होगा, लगभग 40 अभ्यर्थी ज्योग्राफी में और लगभग इतनी ही संख्या इकोनॉमिक्स में और इतनी ही संख्या अन्य भी कई विषयों में रही है जिसमें कि अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। लगभग 25 अभ्यर्थी फिजिक्स में थे जिनका कि चयन हुआ है मॉक इंटरव्यू दिए हुए। तो इस तरह से एक अच्छी खासी संख्या रह रही है जो मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं, उनका चयन हो रहा है। तो ये बड़ी अच्छी खुशी की बात है पर्सनली मेरे लिए भी हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल की ओर से। अच्छा, हम चलते हैं अब ऑनगोइंग नियुक्ति प्रोसेस की ओर कि आखिर ये जो नियुक्ति प्रक्रिया है, ये कब आने वाली है और अभ्यर्थियों को इसमें क्या सजग होना चाहिए, राइट? और हमने जैसा कि बताया कि रिसर्च पेपर, एक्सपीरियंस इन सब का क्या फंडा है, इसमें कैसे बचा जाए? क्योंकि देखिए, इस नियुक्ति प्रक्रिया में सबसे अगर घोर घपला हो रहा है, तो वो किस चीज़ पे हो रहा है? रिसर्च पेपर और एक्सपीरियंस। और ये एक प्रमुख अंक है। रिसर्च पेपर और एक्सपीरियंस जो है, रिसर्च पेपर तो चलिए वो मान के चलिए लगभग सभी अभ्यर्थियों के हो जाते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस तो सबके पास नहीं होते हैं। तो एक्सपीरियंस कैसे सभी अभ्यर्थी हासिल करें, ये एक बहुत ही मजबूत पक्ष है और इसको कैसे इस एक्सपीरियंस के घोर जाल से बचा जाए। ठीक है, नेक्स्ट नियुक्ति प्रक्रिया में। तो सबसे पहले देखिए क्या ये नियुक्ति प्रक्रिया बहुत जल्द आने वाली है? जैसा कि पेपर को देख कर के तो लग रहा है बहुत जल्द हो जाएगी। तो नहीं, इस नियुक्ति प्रक्रिया को आप इतनी जल्दी ना मानें कि ये नेक्स्ट वैकेंसी इतनी जल्दी आ रही है। ये वैकेंसी आते-आते भी 2025 के जुलाई और अगस्त तो आ ही जाएँगे क्योंकि जब तक ये पुरानी नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी, नई नियुक्ति प्रक्रिया आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि पुरानी नियुक्ति प्रक्रिया में भी बहुत से विषयों में सीटें रिक्त रहने वाली है। जूलॉजी में, बॉटनी में लगभग 40-40 सीटें अभी रिक्त रहेंगी। 40 से 50 की संख्या में सीटें जूलॉजी में और 40 से 50 की संख्या में सीटें रिक्त बॉटनी में रहने वाली हैं। आप कहेंगे किस कैटेगरी में? तो ऑब्वियसली एससी में, ईबीसी में, राइट? एसटी में ये सीटें खाली रह सकती हैं, लगभग 40 से 50 की संख्या में। तो ये सीटें भी तो जुड़ेंगी ना नई वैकेंसी में। इसलिए जब तक पूरी वैकेंसी समापन नहीं हो जाती है, तब तक नई वैकेंसी आने की आसार दूर-दूर तक नहीं है। पेपरबाज़ी तो होते रहती है, ये तो चुनावी वर्ष है, आने वाला वर्ष तो ज़रूर पेपरबाज़ी होगी, लेकिन इसे इतना सीरियस ना लें। 2020 में भी जब नियुक्ति प्रक्रिया आई थी, तो 1 साल पहले से ऐसा लग रहा था कि बस अब नियुक्ति आई कि कब नियुक्ति आई। लेकिन वो आते-आते भी लगभग 7, 8, 9 महीने हो गए पेपरबाज़ी करते-करते। इसलिए इसे आप अभी इतनी त्वरित मान के ना चलें, ये वैकेंसी आपको जुलाई, अगस्त तक देखने को मिल सकती है, ओके? जुलाई, अगस्त या सितंबर तक, आचार संहिता से पहले। जैसे कि पिछली नियुक्ति आई थी आचार संहिता से पहले। अच्छा, इसके लिए आप अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए ताकि इस नियुक्ति प्रक्रिया में जो अभ्यर्थी एक्सपीरियंस नामक दंश झेल रहे हैं, उससे कैसे बचा जाए? देखिए, हम बार-बार एक्सपीरियंस को क्यों कह रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी अनियमितता क्या है? एक कंप्यूटर ऑपरेटर ने मुझे एक बड़ी रोचक बात बताई और एक रोचक फैक्ट भी दिखाया। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब फैक्ट दिखाया तब मुझे भी यकीन हुआ। उसका कहना था कि साहब मेरे द्वारा बहुत सारे अभ्यर्थियों के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाए गए हैं और आज उनका चयन हो गया है। मैंने दाँतों तले उँगली दबा लिया कि तुम्हारे द्वारा एक्सपीरियंस बनाया गया और उसका चयन हो गया, ये कैसे पॉसिबल है? कह रहा देखिए अभी हम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के दिखा रहे हैं। उसने क्या किया, किसी का एक्सपीरियंस अच्छा उसके पास सभी विश्वविद्यालयों का एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट है। सभी विश्वविद्यालयों का एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट है और रजिस्ट्रार और इस तरह से प्रिंसिपल वगैरह का मुहर वाला है। और वो करता क्या है कि यहाँ पे नाम जो है देखिए हाइड कर देता है। ये जो नाम है यहाँ पे हटा देता है। ये जो जैसे आपको देखिए एग्ज़ाम्पल मैंने मुझे यकीन नहीं हुआ हम कहे क्या ऐसा किया जा सकता है? अच्छा ये एक कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, बहुत सारे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। पटना की गलियों में विख्यात है, अशोक राजपथ में चले जाइए, अन्य गलियों में चले जाइए। ऐसे-ऐसे एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट बनाने वाले अब दुकान खोल के बैठे हैं। और इसी तरह किसी न किसी अभ्यर्थी का एक्सपीरियंस लेकर के बैठे हो और करते क्या हैं कि नाम हटा कर के किसी और का डाल देते हैं। जैसे उसने मुझे एक एग्ज़ाम्पल दिखाया। इसने क्या नाम लिखा है? दिस इज़ सर्टिफाइड एट बीएसयूएससी कुमार सिंह। आप देख पा रहे हैं ना नाम क्या है? बीएसयूएससी कुमार सिंह, सन ऑफ धूर्त कुमार सिंह। मतलब ये धूर्त कुमार सिंह के बेटे हैं कौन? बीएसयूएससी कुमार सिंह। मतलब मुझे उसने एग्ज़ाम्पल डेमो दिया। यहाँ पे नाम कुछ और रखना चाह रहा था वो सलमान खान, डोनाल्ड ट्रम्प लेकिन क्या पता कल को कोई मेरे ऊपर ये केस ठोक दे कि आप इस तरह से किसी के नाम को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए उसने नाम क्या रखा? बीएसयूएससी कुमार सिंह और धूर्त कुमार सिंह। ठीक है? और इस तरह से वो इस एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट बना के दे दिया और देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रार का भी सिग्नेचर है, ये मगध यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार का सिग्नेचर है और यहाँ पे देखिए
प्रिंसिपल का सिग्नेचर है, एएनएस कॉलेज के प्रिंसिपल का सिग्नेचर है। ठीक है? और इस तरह के गोरख धंधे कई जगहों पे चल रहे हैं, कई कंप्यूटर ऑपरेटर। और सबसे मजेदार बात ये है कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, इसमें क्रॉस चेकिंग नहीं कराई जाती है किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय से। कराई जाती है तो कोई साक्ष्य दे। कोई भी कॉलेज से या किसी विश्वविद्यालय में क्या आज तक विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने क्रॉस चेकिंग किया है क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को? कि ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये फला व्यक्ति का है, क्या आप ही के कॉलेज द्वारा रिलीज किया गया है क्या? क्या आप ही के विश्वविद्यालय द्वारा रिलीज किया गया है क्या? इस तरह से क्रॉस चेकिंग तो आप करते नहीं हैं। आप क्या देखते हैं? मात्र रजिस्ट्रार का सिग्नेचर और मुहर और प्रिंसिपल का सिग्नेचर या मुहर या डिपार्टमेंट हेड के सिग्नेचर या मुहर। बस 2 चीज़ें हो, बस आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे फटाक से नंबर दे देते हैं। तो देख लीजिए कंप्यूटर से कितना आसान है बनाना। अच्छा, पिछली नियुक्ति में बहुत कम अभ्यर्थी यह धूर्तबाजी जाने थे, लेकिन आने वाली नियुक्ति में अब तो अभ्यर्थी जान चुके हैं कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे तो कुछ देना ही नहीं है, ना सैलरी स्लिप देना है, ना ही ज्वाइनिंग लेटर देना है, ना ही फॉर्म 16 देना, कुछ नहीं देना है। अरे एटलीस्ट आप सैलरी स्लिप माँग लेते तो उसमें तो कोई गोरख धंधा किया ही नहीं जा सकता था। बैंक का स्टेटमेंट माँग लेते, उसमें सारी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता अगर अकाउंट से सैलरी कभी तो आई होगी ना। अगर एफिलिएटेड कॉलेज के शिक्षक होंगे, उनको 1 महीना बाद नहीं, 2 महीना बाद नहीं, 6 महीना बाद, 10 महीना बाद, 1 साल बाद, अरे सैलरी कभी तो आई होगी। जब बैंक में आई होगी तो स्टेटमेंट माँग लेंगे, स्टेटमेंट से पता चल जाएगा। लेकिन नहीं, आप स्टेटमेंट वगैरह कुछ नहीं माँगते हैं। आप क्या देखते हैं? मात्र एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो देख लीजिए, इसी तरह धूर्त कुमार सिंह के जैसे पुत्र बीएससी कुमार सिंह हैं, इसी तरह बहुत सारे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नियुक्ति में आपको मिलेंगे। और यह कहते हुए मुझे थोड़ी भी ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इसी तरह से तथाकथित एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना करके और नियुक्ति में चयन भी हुआ है। क्योंकि अभ्यर्थी स्कूल में पढ़ा रहा है भाई, 10 वर्षों से 15 वर्षों से प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहा है, और इस दरमियान ही वो हायर एजुकेशन में कैसे पढ़ा सकता है? वो कैसे कॉलेज के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर के आ गया है और आपने उसको एक्सपीरियंस का नंबर दिया है? ये कैसे? हाउ इट्स पॉसिबल? तो इसी तरह से पॉसिबल है, धूर्त कुमार सिंह के पुत्र का जैसे यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना है। तो देख लीजिए, यही नियुक्ति प्रक्रिया में है। तो अगर इस पे असरकारी तरीके से कोई कदम नहीं उठाया गया, तो फिर यही चीज़ें होंगी। आप कहेंगे कि क्या इसमें अभी नियुक्ति प्रक्रिया में कोई संशोधन नहीं हो सकता है कि बीच में कोई चीज़ें मँगवा ली जाती, ये जो है सैलरी स्लिप या कुछ भी अन्य चीज़ें। देखिए, हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल ने इसके लिए प्रयास किया था। माननीय न्यायालय में भी जाने की कोशिश की थी और गया भी था, वकीलों से संपर्क भी किया, ठीक है? लेकिन एक्चुअल में कुल मिला के ये रिजल्टेंट निकल के आया कि नियुक्ति प्रक्रिया बहुत आगे निकल चुकी है और बीच में कोई बहुत बड़ी चेंजेज़ करना ये इम्पॉसिबल था, क्योंकि बहुत सारे विषयों की जॉइनिंग हो चुकी थी, ठीक है? और बीच में आकर के किसी विषय में से कि अभ्यर्थियों का अब से जो है सैलरी स्लिप माँगा जाएगा, अब से जॉइनिंग लेटर माँगा जाएगा, ये थोड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसे केस थे। इस वजह से ये चीज़ें नहीं माँगी जा सकी। लेकिन जो आने वाली समय में नियुक्ति प्रक्रिया होगी, अगर उसमें भी केवल और केवल इसी तरह से प्रोटोकॉल होगा कि केवल रजिस्ट्रार और प्रिंसिपल के मुहर वाला एक्सपीरियंस लेटर दे दीजिए और बस आपको एक्सपीरियंस का बेनिफिट मिल जाएगा। तो ऐसे तो नहीं चलने देगा हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल। और देखिए, हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल किसी एक व्यक्ति का चैनल नहीं है, यह आपसे ही मिलकर बना है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचार करने वाले लोग होंगे जो आपको तोड़ेंगे। आपको यह बताएँगे कि हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल आपको बरगला रहा है, तो किसी तरह की कूटनीति का शिकार बना रहा है। लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा कि 1 और 1 मिलकर 2 होते हैं, उसे गणित कहते हैं। और 1 और 1 मिलकर के अगर 11 होते हैं, तो उसे संगठन कहते हैं। और 1 और 1 मिलकर के अगर 1 ही रह जाएँ, तो उसे प्रेम कहते हैं। और 1 को 1 से अगर मिलने ना दिया जाए, उसे कूटनीति कहते हैं। और 1 को 1 के विरुद्ध अगर खड़ा कर दिया जाए, उसे राजनीति कहते हैं। तो यह आपको तय करना है कि आपको राजनीति का शिकार होना है, कूटनीति का शिकार होना है या संगठन बनना है। अगर आप संगठित रहेंगे, तभी आपके स्वर को बल मिलेगा। अन्यथा जैसे इस नियुक्ति प्रक्रिया में गैर संगठन होने की वजह से किसी प्रकार का संगठन, चूँकि हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल बाद में एग्ज़िस्ट में आया, ठीक है? जब बहुत सारी अनियमितता नज़र आने लगी, तब हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल आवाज़ उठाया और इसके बावजूद भी कई अभ्यर्थियों को न्याय दिलाया भी है। शारदा वंदना जी इसकी स्वच्छंद उदाहरण है, रामानंद सागर जी इसके स्वच्छंद उदाहरण है फ़िलॉसफ़ी विषय में, और भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं
जिसको हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल ने आवाज़ दी है, उसकी आवाज़ सुनी भी गई है। कई कदमों की आवाज़ सुनी गई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जैसे जितेंद्र कुमार सिंह जी साइकोलॉजी विषय के अभ्यर्थी थे, मुकेश कुमार सिन्हा जी फिजिक्स विषय के अभ्यर्थी थे। इन लोगों के भी रिजल्ट में चेंजेस होना चाहिए था। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा मुकेश कुमार सिन्हा जो कि फिजिक्स के अभ्यर्थी थे, उनके संग कैसा बड़ा गेम खेला गया है। इसी प्रकार से जितेंद्र कुमार सिंह जी के संग कैसा गेम खेला गया है। एक्सपीरियंस का जितेंद्र कुमार सिंह जी को 5 साल या 10 साल होने के बावजूद भी कितना नंबर दिया गया जानते हैं? 0.04 नंबर। 0.04 तो एक दिन का भी नंबर नहीं होता है। 0.04 नंबर उन्होंने दिया एक्सपीरियंस का, जबकि अभ्यर्थी के पास कुल 10 वर्षों का एक्सपीरियंस है। अगर 10 वर्षों का एक्सपीरियंस है, तो 5 वर्ष पे तो आपको कम से कम 10 नंबर देना था। फिर 0.04। तो यही चीज़ें हो रही हैं। एक्सपीरियंस में एक बहुत गोरख धंधा चल रहा है, ठीक है? तो इस एक्सपीरियंस की शुद्धिकरण तभी होगी जब आप संगठित होंगे, और संगठित होने के लिए आप हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल से ज़रूर जुड़िए, ताकि आने वाले समय में जब नियुक्ति प्रक्रिया होगी, तो पहले वैकेंसी की शुद्धिकरण होगी, तभी हम लोग प्रोसेस को आगे बढ़ने देंगे। ठीक है? शुद्धिकरण कैसे? कॉमन प्रोसीजर पे जो कॉमन इश्यूज होंगे, जैसे एक्सपीरियंस में अगर पिछले बार भी मात्र यही चीज़ें माँगी जाएँगी, तब तो भैया फिर गड़बड़ होगा। इस बार से तो बहुत सारे अभ्यर्थी सीख भी ले लेंगे। पटना के राजपथ की गलियों में जाएँगे, दिल्ली में जाएँगे, कई जगहों पे जाएँगे और इसी तरह का बना लेंगे। और जाने की भी क्या ज़रूरत है, आप तो कंप्यूटर से भी बना सकते हैं। कोई भी कॉलेज का नाम दे देंगे और देख ही रहे हैं क्या-क्या लिखा है। और यहाँ पे रही सिग्नेचर की बात, किसी का भी सिग्नेचर करके मुहर ₹10 में बनता है। रजिस्ट्रार का ₹10 का मुहर बनवा लेंगे, प्रिंसिपल का ₹10 का मुहर बनवा लेंगे, बस ठप्पा लगा देंगे। बन गया एक्सपीरियंस लेटर। क्रॉस चेकिंग तो होता नहीं है विश्वविद्यालय कॉलेज में। बस हो गया, 10 नंबर मिल गया। तो इस तरह से होगा तो सभी के पास 10 नंबर होगा। इसलिए पिछली आने वाली नियुक्ति में हम लोग अगर अनुभव का बेनिफिट दिया जाएगा अभ्यर्थियों को, तो उसके लिए सबसे पहले सैलरी स्लिप की डिमांड करेंगे, या जो-जो चीज़ें होंगी आपके संग एक जनरल मीटिंग कर लिया जाएगा, और जनरल मीटिंग के बाद जो सामूहिक निर्णय होगा उस पर आगे अमली जामा पहनाया जाएगा। देखिए, ये बहुत सारी चीज़ें शुरू में ही सुधार ली जाती हैं, अगर सिस्टम में चेंजेस ला दिया गया होता। ठीक है? लेकिन शुरू में इसलिए नहीं सुधार हो पाया क्योंकि शुरू में इस चीज़ों को लेकर के आवाज़ उठाई ही नहीं गई। ठीक है? इसलिए अब आवाज़ उठाई जाए, आवाज़ को बुलंद की जाए, इसलिए आपका एक होना ज़रूरी है, इसलिए आप संगठित हो जाइए। उँगली अकेली रहती है, उसकी कोई भी साथ नहीं होती, उँगली मुट्ठी बनती है तभी उसकी भी साथ होती है। ठीक है? इसलिए अकेले लकड़ी ना बनिए, गट्ठर बनने का प्रयास करिए। ओके? आप इसके लिए हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के ग्रुप से जुड़ जाइए। आपको कमेंट में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल का। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 ऑलरेडी फुल हो चुके हैं। अगर आप ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में ऑलरेडी पहले से जुड़े हुए हैं, तब आप ग्रुप नंबर 3 में ना जुड़िएगा। ठीक है? ग्रुप नंबर 3 में केवल फ्रेश कैंडिडेट जुड़ेंगे जो कि अभी तक हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल से जुड़े नहीं हैं। ओके? तो इस तरह से आप संगठित होइए, एकजुट होइए, ताकि आने वाली नियुक्ति प्रक्रिया में पहले शुद्धिकरण हो। अच्छा, हम थोड़ा रिसर्च पेपर की भी बात कर लेते हैं। जैसा कि मैं बताया कि एक एसओपी बनाया गया है। देखिए, रिसर्च पेपर पे 3 आधारों पे नंबर आयोग द्वारा काटे जा रहे हैं। क्या-क्या? एक है नॉट रेलेवेंट जनरल, ठीक है? एनआर, एनआर। एनआर क्या है? नॉट रेलेवेंट जनरल। मतलब कि अगर मान लीजिए आप किसी विषय से के अभ्यर्थी हैं, फिज़िक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, और आप अपनी विषय वस्तु से हट के, केमिस्ट्री विषय से हट के कुछ अलग ढंग से रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, तब आपके नंबर कट सकते हैं। दूसरा, अगर आपने फुल आर्टिकल नहीं लगाया है, ठीक है? फुल आर्टिकल नहीं लगा रखा है, तब आपके नंबर कट जा रहे हैं। तीसरा, आपने आर्टिकल वगैरह सब लगा रखा है, लेकिन जब वो आईएसएसएन नंबर और जो भी रिसर्च पेपर का नंबर है, वो चेक कर रहे हैं और उनको मिल ही नहीं पा रहा है, तब भी वो नंबर काट दे रहे हैं नॉट फाउंड लिख करके, ठीक है? नॉट फाउंड लिख करके। और तीसरा, अगर आपने चौथा क्या है कि जैसे कि रेफ़रेंस वगैरह में होता क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट साइटेशन नहीं देते हैं। रिसर्च पेपर में साइटेशन बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो अगर आपके रिसर्च पेपर में साइटेशन नहीं दिया गया होगा, तब भी आपके नंबर कट जाएँगे। साइटेशन किसे कहते हैं? अगर आप नहीं जानते तो कमेंट में लिखिए साइटेशन क्या है? मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊँ। ठीक है? तो इस तरह से आप क्वालिटी रिसर्च पेपर थोड़ा लिखिए, क्वालिटी रिसर्च पेपर पब्लिश करिए, और तभी वो आयोग में उसे एडमिट करिएगा, अगली नियुक्ति प्रक्रिया में। इस नियुक्ति प्रक्रिया में जान लीजिए किनके-किनके नंबर कट रहे हैं, तो जिनके रिसर्च पेपर क्वालिटी के नहीं हैं, जिनके रिसर्च पेपर जिन्होंने अपलोड किया है लेकिन इनकम्प्लीट अपलोड किया है, उनके नंबर कट जा रहे हैं।
तीसरा, जिनके रिसर्च पेपर अपलोड हैं, कंप्लीट आर्टिकल है, लेकिन वो रिसर्च जर्नल पब्लिक डोमेन में उपलब्ध ही नहीं है, तब नंबर कट जा रहे हैं। तो यही 2-3 तरीके हैं जिसके आधार पर नंबर आयोग द्वारा काटा जा रहा है। उस पर भी हम लोग अमूलचूल संशोधन कराने के लिए सोचेंगे। अगली नियुक्ति प्रक्रिया में अगर जो भी अमूलचूल लगेगा आप लोग के द्वारा एक कॉमन बातें निकल के आएँगी, उस पर भी प्रयास करेंगे। देखिए, बहुत सारी चीज़ें सुधार कर ली जाती है, लेकिन कब? जब शुरू में ही आवाज़ उठाई गई रहती है। अब बीच में कोई चीज़ों को चेंज करा पाना बड़ा ही मुश्किल होता है, राइट? तो चलिए, आप एकजुट होइए, संगठित होइए, तो आपको कमेंट में 2 लिंक मिलेंगे। एक तो वैसे वो लिंक होगा जो कि मैंने पहले ही बताया कि मॉक इंटरव्यू हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल द्वारा चलाया जाता है, जिसमें अनवरत लगातार बहुत सारे अभ्यर्थी लाभान्वित हो रहे हैं, ठीक है? लगभग 50 की संख्या में कई विषयों में रिजल्ट प्रकाशित हुए, जिसमें से मॉक इंटरव्यू दिए हुए अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, राइट? तो आप चाहें तो मॉक इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। और दूसरा, आप संगठित तो ज़रूर हो जाइए, अगर अगली नियुक्ति में आप बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो, अनियमितता नहीं चाहते हैं तो, ठीक है? तो आप इस तरह से शिकार राजनीति के और कूटनीति के ना होकर के एकजुट होइए। चलिए, आप हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को आखिर तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक किया करें, कहीं न कहीं मेरा भी मोटिवेशन लेवल बना रहता है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक सर्कुलेट करें ताकि सूचना सभी तक जाए और सभी जागरूक हों। ओके? चलिए, आप सभी को बेस्ट विशेज़ है। और हाँ, रिसर्च पेपर अगर वगैरह में किसी प्रकार की आपको दिक्कत आ रही है, तो आप डायरेक्ट मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके? मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको ग्रुप में जुड़ जाना होगा, या तो हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के ईमेल आईडी से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल का ईमेल आईडी क्या है? highereducationworld2022@gmail.com। वैसे हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल की एक बहुत जल्दी वेबसाइट लॉन्च होने वाली है, ठीक है? जिसका नाम है शोध प्रवाह। ये क्या है शोध प्रवाह? ये क्या-क्या वर्क करेगा? आपको सब कुछ डिटेल में पता चलेगा, ठीक है? शोध प्रवाह याद रखिएगा। बहुत जल्द आपके समक्ष आ रहा है, जिसके माध्यम से आप बहुत सारी सुविधाओं का लाभ ले पाएँगे। चाहे रिसर्च पेपर पब्लिकेशन हो, शायद ये आपको बहुत सारी प्लेगरिज्म चेकिंग हो, या फिर आपको प्रूफ रीडिंग कराना हो, या यूजीसी केयर में पब्लिश कराना हो, या कुछ भी हो, बहुत सारी बेनिफिट आपको उससे मिलने वाली है शोध प्रवाह के माध्यम से। बहुत जल्द आपके समक्ष मूर्त रूप लेने वाला है। ठीक है? आप हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे बने रहें, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू।